उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर से जुड़े सभी कंटेंट के लिए हमारे चैनल मैथ्सतान ऑफिशियल को आज ही ज्वाइन करें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी लर्निंग बडी कशिश कपिश और आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उससे स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर हम आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं आज हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये हम ऐसे इसलिए बना रहे हैं ताकि आपके बुलेट नोट्स जो हैं, अब क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ गया है, तो जो आपके बुलेट नोट्स हैं वो एज इट इज यहाँ पर रेडी हो जाएं। ठीक है, तो मैं इसी एनोटेशंस का पेज आपको दूंगी, प्लस साथ में मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी जो आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो उससे आपके नोट्स भी रेडी हैं और जो आपको पढ़ना है एक बारी रीडिंग करेंगे आप उसकी, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया से। ठीक है, सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया जो कि क्या है हमारी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 के अंदर जो आई थी हमारी। ठीक है, किसकी फ्लैगशिप के अंदर आई थी ये हमारी? ठीक है, किसकी फ्लैगशिप के अंदर आई थी ये हमारी? ये आई थी हमारे इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की फ्लैगशिप के अंदर आई थी, मतलब कि जब हमारे प्राइम जो थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, कब? 1968 में। नेक्स्ट आता है किसके फ्लैगशिप के अंदर आई थी? कभी कभी क्या पूछ लेता है किसके रिकमेंडेशन से आई थी। ठीक है, तो ये किसके रिकमेंडेशन पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन दी रिकमेंडेशंस ऑफ, आगे हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट कमीशन है। ठीक है, ये हम आई थिंक एनईपी हो जाए, सारी कमीशन हो जाए, उसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो ये किसके उस पे आई थी रिकमेंडेशन पे? ये आई थी हमारी कोठारी। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी कमीशन के उस पर आई थी, रिकमेंडेशन के ऊपर आई थी। ठीक है, आई होप इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कब आई थी? जब इंदिरा गांधी जी की फ्लैगशिप के अंदर आई थी। और किसकी रिकमेंडेशन पे बेस्ड है ये? कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर बेस्ड है ये। अब इसके ना 4 ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, कितने ऑब्जेक्टिव थे इसके? 4 ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके हम बनाएंगे ऑब्जेक्टिव्स जो कि थे हमारे मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स थे, और ये ना बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लाए थे। ठीक है, बहुत ही सारे रिफॉर्म्स लाए थे, तो हम वो करने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पे ये आ गए हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव था प्रमोशन ऑफ नेशनल प्रोग्रेस। यानी कि प्रमोशन ऑफ नेशनल प्रोग्रेस मतलब कि जो हमारी देश की वृद्धि है, नेशनल प्रोग्रेस है, देश की वृद्धि है, उसको बढ़ावा देना, राष्ट्रीय प्रगति का संवर्धन करना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला इसका जो था हमारा वो था प्रमोशन ऑफ नेशनल प्रोग्रेस। डोंट वरी, आपको इसके हिंदी में भी मिलेंगे। ठीक है, प्लीज़ घबराइएगा नहीं, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रही हूँ, बोल लेकिन हिंदी में रही हूँ और आगे भी हिंदी में ही पढ़ाने वाली हूँ, तो उसकी फिक्र नहीं करेंगे। नोट सबको हिंदी में भी मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि इंग्लिश में, दोनों में मैं भेजूंगी ताकि आप इजीली उसको पढ़ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है हमारा प्रमोशन ऑफ नेशनल प्रोग्रेस, यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय प्रगति है उसका प्रमोशन। तो ये क्या कह रहा है कि हम ना एजुकेशन के ऊपर फोकस करना सोचा इन्होंने। सबसे पहली बार कब सोचा इन्होंने? कोठारी कमीशन के अंडर सोचा था,
उसके बेस पे इन्होंने क्या बनाए, अपने ऑब्जेक्टिव बनाए, जिसमें सबसे पहला था कि भाई हमें अपनी देश की प्रगति का सोचना है आगे। ठीक है, देश की प्रगति का सोचना है तो वो कैसे होगा, राष्ट्रीय प्रगति का, कि भाई लोगों को पढ़ाया जाएगा, शिक्षा को, ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, शिक्षा के अवसर ज्यादा दिए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मतलब कि दो चीजों से दिए जाएंगे, कि पहला तो है कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, शिक्षा देंगे, ठीक है, तो लोगों का नॉलेज बढ़ेगा। तो इससे क्या होने वाला था भाई, इससे होने वाला था हमारा सबसे पहला पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि आर्थिक स्थिति का डेवलपमेंट होने वाला था। कैसे, कि भाई जब हम उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन देंगे लोगों को, तो उनके क्या होंगे, स्किल्स इंप्रूव होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल्स होगा उनका। अब जब स्किल्ड लेबर होगी हमारे पास, तो इससे एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो वो किसको, हमारी जो आर्थिक स्थिति है देश की, उसको बढ़ावा देगा। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के द्वारा। और दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि अब भाई नई नई जो तकनीकें आ रही हैं उसमें हमें करना पड़ेगा, उसी के द्वारा हमें एजुकेशन को देना पड़ेगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो मॉडर्न एजुकेशन की तकनीकें हैं वो इसको उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, ताकि जो हम अपना ग्लोबल जो एडवांसमेंट हो रहे हैं उसके साथ मैच कर पाए। ठीक है, ग्लोबल के साथ भी तो मैच करना है ना हमने, तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप ये वाला पॉइंट आप सबको समझ में आ गया होगा। अब नेशनल प्रोग्रेस के बाद आता है हमारा सोशल। ठीक है, जो सोशल इंटीग्रेशन कह लो, सोशल प्रोग्रेस कह लो, है ना, यानी कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण। ठीक है, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सामाजिक एंड राष्ट्रीय हमारा एकीकरण, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा भाई, कि भाई हम उनको दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल की मतलब सामाजिक तरीके से दो एजुकेशन। ठीक है, मतलब सामाजिक तरीके से यानी कि जो हमारा जो समाज है, बच्चे उसी का पार्ट है, उसी में जाके आगे रहने वाले हैं, उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अगर हमें अच्छा समाज में रहना है, बेटर हमें अपनी सोसाइटी करनी है, तो हम कैसे करेंगे, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन के द्वारा। ठीक है, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा हम उसे कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या क्या पॉइंट्स है हमारे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर हमारा, है ना, हाँ, तो इसके अंदर सबसे पहले हम सोशल इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी से। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब कि यूनिटी इन ये डी है, सॉरी। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब कि भाई अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं सब, अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग रिलीजन से आते हैं यहाँ पर। तो ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बनाओ जो हर लैंग्वेज का बंदा, हर कल्चर का बंदा, हर रिलीजन का बंदा वो उसे सीख पाए और अपने जो लाइफ है उसमें इम्प्लीमेंट कर पाए और आगे बढ़ पाए अपने लाइफ के अंदर। ठीक है, तो आपको ये वाला पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इसके अंदर था कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है हमने तो सबको। ठीक है, सबको क्या देना है, सामान्य अपॉर्चुनिटीज देनी है, किसी के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करना। यहाँ पे ना आरक्षण भी आया था इक्वल अपॉर्चुनिटीज के अंदर कि SC ST वालों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो वो किस लिए आरक्षण क्यों देते हैं, ताकि जो ये हमारी मार्जिनल कम्युनिटीज हैं, पिछड़ी हुई कम्युनिटीज हैं, उनके बच्चों को शिक्षा मिल पाए, उसको एनकरेज कर रहे हैं उनकी शिक्षा को कि आप पढ़ो। ठीक है, तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर नेशनल एंड सोशल इंटीग्रेशन के बाद। तीसरा है मॉडर्नाइजेशन, जैसा कि मैंने बताया आधुनिकरण इसका। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन क्या मतलब, आधुनिकरण। भाई मॉडर्नाइजेशन करना होगा। आधुनिक शैक्षिक तकनीकों और ज्ञान की शुरुआत कब से हुई, 1968 से। हमारी
पहली जो जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, कि ऐसी कोई पॉलिसी आई जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करती हो। ठीक है, तो ऐसी हमारी कौन सी फर्स्ट पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 वाली। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने बोला कि मॉडर्न एजुकेशनल टेक्निक्स यूज करें और नॉलेज भी हमें होनी चाहिए, उनकी टीचर्स को नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स को पास ऑन कर सकें। ठीक है, अब है कि भाई नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि भैया जो ह्यूमन है उनके रिसोर्सेस को, मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो है हम उसको डेवलप करना कैसे, एजुकेशन के थ्रू। तो जो हमारे इंडिविजुअल हैं किसी को, उसको एजुकेशन के थ्रू उनकी क्षमता को अधिकतम तक पहुंचाना। ठीक है, तो इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के द्वारा उसे हमें अच्छा करना है। ठीक है, आई होप आपको ये 4 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब आते हैं इसकी मेन मुद्दे पे कि भाई इसने रिकमेंडेशन क्या दी, क्या कहती थी ये हमें। ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन क्या है हमारे पास, तो इसकी की रिकमेंडेशंस क्या है। ये बात क्या करती थी कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसने इम्प्लीमेंट कराई। ठीक है, इसकी जो सिफारिश हैं, रिकमेंडेशंस हैं, वो क्या क्या थी यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहली जो इसकी रिकमेंडेशन थी, सबसे पहली कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, मुफ्त देंगे और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, फ्री यानी मुफ्त एंड कंपलसरी यानी कि अनिवार्य। ठीक है, शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कब तक, 14 साल के वर्ष के बच्चों तक उन्हें देनी है। ठीक है, तो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए ये ज़रूरी कर दी गई कि भाई उनको फ्री भी दी जाएगी और कंपलसरी है उनके लिए पढ़ाई करना। क्योंकि ना उस समय क्या था, चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसको भी एक वो मुख्य चीज़ थी जो इसको वो रिड्यूस करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो कैसे रिड्यूस करेंगे इसे, यहाँ पर कि भाई हमने एजुकेशन कंपलसरी कर दी, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ 14 साल तक, स्कूल तो कराओ एटलीस्ट। ठीक है, अगर वो स्कूल करेंगे तो कुछ नहीं तो अपने जो समझना होता है, बेसिक लाइफ जो हमें सीखनी, चलाने के लिए जो हमें सीखना है, वो उनके पास, उनको उतना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात। फिर आता है कि भाई लैंग्वेज आया यहाँ पर, नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन आया उनका, वो आया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का। नेक्स्ट जो इनका रिकमेंडेशन आया वो आया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का। ये ना मैंने आपको कहीं और भी बताया है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अप्लाई किया था। ठीक है, याद करिएगा कहाँ पे बताया है, और याद करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मैंने आपको किस कमीशन के अंदर बताया था पहले। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मतलब कि भाई 3 लैंग्वेज उनको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी यहाँ पर, कि सबसे पहले तो कि भाई एक नेशनल लैंग्वेज यानी कि जो हिंदी हर जगह चल रही थी हमारी, एक इंटरनेशनल हो गई जैसे कि इंग्लिश हो गई, और तीसरा आपकी रीजनल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो हिंदी हमारी नेशनली सब बोल रहे थे, तो एक तो हिंदी हो गई। ठीक है, सो देखो यहाँ पे 3 लैंग्वेज बोलेंगे हम, एक तो हमारी नेशनल एक कोई लैंग्वेज हो गई, एक कोई इंटरनेशनल हो गई। ठीक है, और दूसरी हो गई हमारी नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल। ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर आप पंजाब से हैं
और आप पंजाबी पढ़ना चाहते हैं तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अप्लाई हुआ कि आपको हिंदी, इंग्लिश और साथ में पंजाबी पढ़ाई जाएगी, यानी कि एक रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी जिसके अंदर आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया होगा आपको। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यहाँ पे, नेशनल, इंटरनेशनल एंड रीजनल। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अप्लाई हुआ यहाँ पर, एंड नेक्स्ट जो इनकी रिकमेंडेशन थी वो किसके ऊपर थी? इक्वल अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। हमने बात करी ना कि किसी के मतलब कि हम कैसा भी भेदभाव नहीं करेंगे किसी को भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? इक्वल अपॉर्चुनिटीज, नो भेदभाव। ठीक है, लिख दूं, नो भेदभाव, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। चलिए, कोई भेदभाव नहीं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जो हमारे अनप्रिविलेज्ड होते हैं या जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो पिछड़े हुए हैं, उन सब के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अडल्ट एजुकेशन की बात सबसे पहले किसने करी थी? अडल्ट एजुकेशन। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो ये हमारी अडल्ट एजुकेशन है कि भाई आपको जो इन्होंने फोकस किया कि जो अडल्ट्स है ना उनमें भी भाई इलिटरेसी है तो उसको हटाना है। ठीक है, इसने क्या बात करी, इसका क्या रिकमेंडेशन था कि इनको इरेडिकेट करना है, यानी कि हटाना है। किसे इरेडिकेट करना है, किसे हटाना है? जो इलिटरेसी है, यानी कि जो अनपढ़ हैं उनको पढ़ाना है, उन अडल्ट्स को पढ़ाना है। ठीक है, ताकि वो अपना जीवन ठीक से जी पाए। सो इलिटरेसी अमंग द अडल्ट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या बात हुई थी? इनके अंदर बात हुई थी टीचर ट्रेनिंग की। ठीक है, नेक्स्ट इससे बात जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी वो टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड दी थी। तो हम यहाँ लिख रहे हैं ना जी। तो नेक्स्ट इज टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग की बात करी थी हमने यहाँ पर। तो टीचर ट्रेनिंग के अंदर क्या है कि भाई हमें बेटर ट्रेनिंग देनी है, अच्छी ट्रेनिंग देनी है, ताकि जो हमारे टीचर है ना वो उनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सके। तो जो टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है वो कैसी होगी, वो भी किसने रेकमेंड किया था? सबसे पहले NEP 1968 में इसकी बात हुई थी कि भाई टीचर को किस किस बेसिस पे हमने करना है ट्रेन। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स उन्हें सीखने चाहिए बिफोर हैंडलिंग अ क्लास। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा टीचर ट्रेनिंग। नेक्स्ट आ गया हमारा कि भाई इसमें और क्या क्या बोला था इन्होंने बोला था कि इसके अंदर ना रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए हमें, यानी कि रेडिकल मतलब पूर्ण तरीके से हमें इसके अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो इसके अंदर पूर्ण तरीके से मतलब कि एकदम पूरा ही बदलना है कि भाई करिकुलम रिवाइज किया, एग्जामिनेशन रिवाइज किया, साइंस एजुकेशन लाए। ठीक है, कि भाई वोकेशनल एजुकेशन लाए, हायर एजुकेशन लाए। तो ये सब क्या है? हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आए इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आए। ये इसकी जगह एक और भी वर्ड यूज किया जाता है, रेडिकल रिफॉर्म्स इन द स्ट्रक्चर। रेडिकल रिफॉर्म्स मतलब एकदम काया पलट जैसे जो रिफॉर्म्स आते हैं उस टाइप के रिफॉर्म्स। ठीक है, सो सबसे पहले कि भाई हमें अपने एजुकेशन की, इससे पहले तो कोई पॉलिसी डेडिकेटेड टू एजुकेशन बनी नहीं थी। ये जो 1968 में बनी थी ये सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी थी। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि भाई हम करिकुलम वाला भी आ गया। ठीक है, करिकुलम को रिफॉर्म किया हमने, फिर हमने किसे रिफॉर्म किया? एग्जाम को रिफॉर्म किया। ठीक है, फिर साइंस एजुकेशन को, वोकेशनल एजुकेशन को और हायर एजुकेशन को भी इसमें रिफॉर्म करने की बात की गई। इसलिए हमने बोला कि भाई रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग थी। अब ये मैं आपको बता देती हूँ, करिकुलम रिवीजन हो गया हमारा, एग्जामिनेशन रिफॉर्म,
ठीक है। एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म के बाद साइंस एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसकी इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं हम हमारे देश की सबसे पहली पॉलिसी का, जो कि सिर्फ एजुकेशन को लेकर डेडिकेटेड है। तो जो ये हमारा फर्स्ट है ना करिकुलम डेवलपमेंट, असल में ये क्या था कि ये ना करिकुलम को कह रहे थे कि जो हमारा पाठ्यक्रम है बेसिकली उसको रिवाइज करेंगे, मतलब कि उसको दोबारा से उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आएंगे। किस टाइप से रिफॉर्म्स आएंगे, जो कि हमारे मॉडर्न नॉलेज है ना, आधुनिक नॉलेज और आधुनिक जो हमारे स्किल्स हैं, कौशल है, उसके बेस पे होगी, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो कौशल डेवलप कर पाए जो उनको आगे जाके काम आने वाले हैं। तो आधुनिक ज्ञान और कौशल से ये रिलेटेड है। मॉडर्न हमारा एजुकेशन जो था उसकी बात यहाँ पर हो रही है। मॉडर्न एजुकेशन एंड स्किल्स को इंटीग्रेट करना था इसने इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा कि भाई एग्जामिनेशन के अंदर भी रिफॉर्म आएगा, कि हम कैसे हमारा जो परीक्षा हो रही है उसमें कैसे सुधार लाने वाले हैं। तो भाई ऐसे लाने वाले हैं कि भाई उसके अंदर हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाएं, ऐसा एग्जामिनेशन सिस्टम लाएं, ताकि वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनका मूल्यांकन अच्छे से कर पाएं और जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, क्या उनके अंदर अच्छाई है, उनके जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, उनको अच्छे से पहचान पाए। तो जो हमारी परीक्षा प्रणाली है ना, तो यहाँ पे एजुकेशन जो हमारी परीक्षा प्रणाली है, ये परीक्षा प्रणाली जो है ये हमारी, इसके अंदर बेसिकली इम्प्रूवमेंट की बात की गई थी कि भाई जो हमारे छात्र हैं उनकी क्षमताओं का बेहतर जो हम आलंकन कर सकते हैं वो, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ नॉलेज ऐसा कह सकते हैं, असेसमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया कि भाई साइंस एजुकेशन, विज्ञान के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने जोर दिया कि भाई आगे जो हमारा फ्यूचर है, आगे आने वाला जो हमारा टाइम है, जो फ्यूचर है, वो किस पे है, वो हमारा विज्ञान में है, ठीक है। आई होप मैं अब आपको दिख रही होंगी, मैंने अभी रियलाइज़ किया कि कैमरा ऑन नहीं था। सो नो इश्यूज, हम आगे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है कि भाई साइंस एजुकेशन की बात करी उन्होंने कि साइंस जो हमारी विज्ञान है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि भाई विज्ञान को बढ़ावा देना है। अगर हमें ग्लोबल यानी कि पूरे विश्व के साथ आगे बढ़ना है, तो हमारा जो इंडिया है उसके साइंस में भी जो सुधार आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा जो आपको नौकरी के लिए तैयार करे, ठीक है। क्योंकि टाइम ऐसा था, अगर आप याद करें तो उस समय बहुत सारे ब्रिटिशर्स और ऐसे ये सब वो वाले रिफॉर्म्स आ रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि आप आगे चल के जो हम ब्रिटिशर्स को हेल्प कर पाए बेसिकली, उसके लिए था ये, ठीक है। तो जो ये वोकेशनल एजुकेशन क्या, अब हम दोबारा से वोकेशनल एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं। आप NEP 2020 के अंदर भी पढ़ेंगे इसे, ठीक है। सो इसके अंदर क्या हुआ कि व्यावसायिक शिक्षा, ताकि वो प्रिपेयर हो सके जॉब्स के लिए, ठीक है, जॉब्स के लिए जो थे वो तैयार हो सके। नेक्स्ट इज हायर एजुकेशन, ठीक है, जो उनकी उच्च शिक्षा है और उनको उच्च शिक्षा और अनुसंधान को इन्होंने इसमें बढ़ावा देने की बात करी, यानी कि हायर एजुकेशन और अनुसंधान यानी कि रिसर्च, इनके ऊपर इनका प्रमोशन किया गया। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, यही मेन थे इसके, ठीक है। इसमें है कि अब भाई इन्होंने इम्प्लीमेंट कैसे किया, इनकी इम्प्लीमेंटेशन की क्या क्या स्ट्रैटेजी रही हमारी वहाँ पर, ठीक है। मैं वापस से राइट साइड में आ जाती हूँ, आ गए हैं हम वापस से राइट साइड में, और हम आगे बढ़ते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन जो इसकी स्ट्रैटेजीज थी,
कि कैसे ये इम्प्लीमेंट किया गया एक्चुअल में। ठीक है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्ट्रैटेजी रही हमारी वहाँ पर, कैसे कैसे हमने मतलब कि इसको हमने पूरे कार्य में लाया। ठीक है, कार्यान्वयन हो गया। ठीक है, तो उसकी क्या रणनीतियाँ थी हमारी। सबसे पहले शैक्षिक सुविधाएं, एजुकेशनल फैसिलिटीज। इसके अंदर ना एक बहुत बार एक वर्ड आता है, रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग की बात की गई थी इसके अंदर। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग को यहाँ पर। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग का, कि भाई उसके अंदर जो रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग है बेसिकली उसके अंदर ना ये सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ये वाले प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कि जो हम उन्हें सुविधाएं दें अगर, तभी तो वो पढ़ने आएंगे। ठीक है, कि करिकुलम ऐसा हो, वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसाय की, ताकि उनकी नौकरी लग सके, पैसे आ सके उनके पास। ठीक है, परीक्षा ऐसी हो जो उनके कैपेबिलिटीज को पहचान सके। हायर एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, अनुसंधान को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो वो किस लिए, ये सब इस जो पूरा सब चेंज हो रहा है हमारे एजुकेशन के अंदर, जो हमारी पुरानी एजुकेशन से बिल्कुल अलग था। सबसे पहला सिर्फ एजुकेशन के ऊपर फोकस होने वाली हमारी पहली पॉलिसी के अंदर आया ये। तो हम क्या बोल रहे हैं, रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग। बहुत पूरा के पूरा 360 डिग्री इनमें यहाँ पर हमें स्ट्रक्चरिंग की जरूरत थी। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं इसे, रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग का नाम दे रहे हैं हम इसको। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि अब भाई हमने इम्प्लीमेंट कैसे किया। तो मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर ए कि भाई यहाँ पर इनको एजुकेशन की फैसिलिटी दी गई, एजुकेशनल फैसिलिटीज। ठीक है, एजुकेशनल फैसिलिटीज दी गई। तो एजुकेशनल फैसिलिटीज के अंदर हमारा क्या क्या आ गया, कौन सी एजुकेशनल फैसिलिटीज दी गई उन्हें। ठीक है, तो यही कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया। ठीक है, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था ना, बिल्डिंग ही नहीं है स्कूल की। अगर आपको याद हो तो उस टाइम पे कैसे पढ़ाते थे, बाहरी बोर्ड लगा दिया, वहीं पढ़ा दिया। ठीक है, एक बोर्ड है, एक टीचर है और वो पढ़ा रहा है बच्चों को, और उसमें भी कोई बच्चे आ रहे हैं, कोई बच्चे नहीं आ रहे, कोई खेती बाड़ी में जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ लगे हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस चीज़ की बहुत दिक्कत थी वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें स्कूल्स चाहिए जी। ठीक है, पढ़ाने के लिए स्कूल तो चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या आ गया कि भाई स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हमारे स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई कुछ हमें चाहिए तो पढ़ने के लिए। ठीक है, आई होप ये आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप क्या सोच सकते हैं यहाँ पर, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया बेसिकली, जो बुनियादी ढांचा हो गया वो। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया भाई हमारा, कि भाई फंडिंग। ठीक है, कहाँ से पैसा कहाँ से आएगा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फंडिंग भी दी। ठीक है, क्या दिया यहाँ पर, फंडिंग भी दी गई यहाँ पर। ठीक है, फंडिंग दी गई। ठीक है, नेक्स्ट इज कि भाई फंडिंग, पैसा लगता है ना, एजुकेशन को फंडिंग दी गई। अब नेक्स्ट इज उसका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, किसका, इससे पहले ना एजुकेशन के ऊपर कोई ध्यान दे नहीं रहा था। ठीक है, अब ये क्या बात हुई, अब अचानक से हम बेसिक अब भी आप पढ़ रहे हैं, आपको ये बहुत बेसिक लग रहा होगा। ठीक है, ये तो चाहिए ही हमें, लेकिन जब ये उस टाइम पर था, ये बहुत ही बड़ी बातें थी जो हमें, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, प्रशासन की भी बात कर रहे हैं, फंडिंग की भी बात कर रहे हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, कि भाई ढांचा ही नहीं होता था, कम्युनिटी, आज भी हम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कह रहे हैं। ठीक है, कि भाई हमारा जो समाज है वो भी शैक्षिक गतिविधियों में भागीदारी बने। तब से कह रहे हैं, कब से, 1968 की पॉलिसी से, इससे भी पहले से कोठारी में भी था वो कम्युनिटी वाला तो।
ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, प्रशासन बनाया, उसको बढ़ावा दिया कि भाई एक प्रशासन चाहिए हमें पूरा का पूरा। किस लिए चाहिए कि भाई हम अपने एजुकेशन को चला सके इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि भाई कम्युनिटी को इन्वॉल्व, समाज को इन्वॉल्व करना है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ये एक बेसिक इसका पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे जो हमें मेन चीजें पढ़नी है इसके लिए, जो इसमें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, वो पूछी जाती हैं ये कि भाई इसके की रिकमेंडेशंस क्या थे। अगर आपको दिख रहे हो यहाँ पे, तो इसके ये रिकमेंडेशंस थे, ठीक है। ये जो हमारे 6 रिकमेंडेशन आपको दिख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हम फिर नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, ऐसा क्यों भाई? एक सेकेंड दीजिए, हमें ये सॉर्ट करने दीजिए। इसके बाद ना जब हम कमिटीज भी पढ़ेंगे तो हम कमिटीज को भी हम पूरा अच्छे से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो हाँ, यही हमने यहाँ पर मेन पॉइंट डिस्कस करने थे, एंड आई होप मैं अब दिख रही होंगी, राइट, ओके। सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो फंडिंग वाला पॉइंट है ना, फंडिंग वाले के अंदर यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज कही गई थी। क्या कही गई थी इम्पॉर्टेंट चीज? कि भाई 6% किसका, नेशनल इनकम का, जो हमारी देश की इनकम हो रही है ना, उसका 6% किस पे स्पेंड किया जाए, किस पे खर्च किया जाए, हमारी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाए। स्पेंड ऑन एजुकेशन, हमारी एजुकेशन के ऊपर ये खर्च किया जाए 6%, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है 6%, ये आ चुका है एक बार आपके एग्जाम में 6% वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अरे ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, हाँ जी अब ठीक हो गया ये, ठीक है। तो ये स्पेंड ऑन एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर 6% हमारी राष्ट्रीय जो इनकम है उसका स्पेंड होगा। ये था हमारा सारा कुछ जो हमें मेन याद रखना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 का, जिसमें से मेजर मेजर जो हमारे आते हैं वो इस की रिकमेंडेशन से आते हैं कि उन्होंने रेकमेंड क्या क्या किया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम ये नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाली के तरफ चलते हैं, बिना कुछ भी टाइम वेस्ट करे, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैं इसमें ही नीचे कर रही हूँ ताकि आपको एक ही जगह मिल जाए, मैं अलग अलग आपको, अच्छा जो भी आपको इस वीडियो के साथ मैं एक जो पॉलिसी तब आई थी उसका डॉक्यूमेंट भी लगाऊंगी, ताकि आप इस पॉलिसी को अगर देखना चाहो कि उस टाइम पे कैसी आई थी, क्या हुआ था, अगर कोई डिटेल में किसी के पास टाइम हो, उससे डिटेल में पढ़ना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आई थी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेक्स्ट वाली जो आई थी वो आई थी हमारी 1986 के अंदर, ठीक है। NEP 1986, ठीक है। किसकी फ्लैगशिप के अंदर आई थी ये, याद करिए कौन थे हमारे पीएम जी इस समय 1986 में? इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, ठीक है। ये सेकंड एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई थी यहाँ पर। इसने मेन जो इसका था कि भाई SC ST के अंदर आरक्षण की बात बहुत आई थी कि हमें वो कम करना है, ये सब। तो ये जो है हमारा फ्लैगशिप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसके ये भी आते हैं क्योंकि किसकी फ्लैगशिप के अंदर आई थी, कौन था तब वहां पे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को पता होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा हाँ जी, हम देख रहे हैं अपनी 1986 वाली, ठीक है। तो उसके अंदर भाई ये आई थी किसने, भाई हमारे जो कंट्री की क्या एजुकेशन की नीड है,
ठीक है। इसने क्या कहा था कि भाई इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जो हमारे पिछड़े हुए कम्युनिटीज हैं, SC ST, इन सब के बारे में बात करी थी, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी इन्होंने, ठीक है भाई। और वोकेशनल एजुकेशन की बात करी थी, अडल्ट एजुकेशन की बात करी थी इन्होंने, साइंटिफिक टेम्पर बनाया था, नैक आया था, इग्नू आया था, ठीक है। आज तक है नैक और इग्नू, अगर किसी को पता हो नैक और इग्नू क्या है। नैक इज द एक्रीडिएशन बॉडी जो हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस को कहती है, कि हम कहते हैं ना A ग्रेड B ग्रेड, ग्रेड्स जो देती है, ठीक है। एक्रीडिएट जो करती है, उन्हें ग्रेड्स देती है, वो कौन है? नैक है। इग्नू हमारा ओपन स्कूल जो हो गया, वो डिस्टेंस एजुकेशन की बात हुई थी इसके अंदर, ठीक है। और इसमें ना अब 1986 में उन्होंने बात करी कि अब हमें चाइल्ड अप्रोच अपनानी चाहिए, ठीक है, जो हम अभी तक अपना रहे हैं। बट इसकी सबसे पहले बात कब हुई थी हमारी? तब 1986 में, कि जो हमारी एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है, चिल्ड्रन सेंटर होनी चाहिए, छात्रों के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए, टीचर के ऊपर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर अभी मैं आपको एक रिव्यू दे रही हूँ, फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तब आया था यहाँ पर। तो ये सब बहुत मेजर चेंजेस हैं जो 1986 की पॉलिसी के अंदर आए थे। ये एक बहुत वन ऑफ द मेजर पॉलिसीज आई थी, ठीक है। और आप ये देखिए, ये पॉलिसी 2020 तक चली है। कितनी लंबी चली है ये पॉलिसी। हमने नेक्स्ट पॉलिसी अपनी 2020 में लाए हैं, जो अब इम्प्लीमेंटेशन में चल रही है 2024 तक, ठीक है। तो जो हमने कितनी पुरानी पॉलिसीज में जो हम सब पढ़े हैं, हम पढ़े हैं, आप पढ़े हैं, हम सब क्या ये 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ही पढ़े हैं। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही हमने अपनी एजुकेशन करी है, ठीक है। और इसने क्या बात करी थी कि भाई एजुकेशनल बहुत सारे प्रोग्राम्स आए थे, ठीक है। तो एजुकेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात करी थी कि उसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम ना शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने छोटे बच्चों के बारे में क्या बात करी, ठीक है। ये हमारा ये आ गया। तो इन्होंने सबसे पहले छोटे बच्चों के बारे में क्या बात करी, इन्होंने कहा कौन सा? अर्ली चाइल्डहुड केयर वाली चीज है, ठीक है। तो जो हमारे पुराने, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उनकी क्या चाइल्डहुड एंड एजुकेशन के ऊपर क्या उनका इम्पैक्ट है, कैसे होगा, ये वो है, ठीक है। तो आरंभ जो बिल्कुल शुरू वाले होते हैं वो, ठीक है। तो बाल विकास जो बेसिकली की हम बात कर रहे हैं, तो ये अर्ली चाइल्डहुड, हमने बात करी अर्ली चाइल्डहुड सर्विसेज की, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करी। अब इसके अंदर ना मैं आपको कुछ प्रोग्राम बताती चलूंगी कि इसके अंदर ये प्रोग्राम आया था, तो वो पढ़ लेना जो इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। जो प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको हम मार्क करा देंगे। नेशनल, ये भी अच्छी है पॉलिसी, हमें ऑलमोस्ट इसके बारे में काफ़ी कुछ पता ही है। तो ये हम पॉलिसी बहुत जल्दी पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो 2020 वाली है ना, उसमें बहुत टाइम लगाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली जो है, इसके बीच में ना एक प्लान ऑफ एक्शन आया था 1992 का, उसको भी हम एक बार देखेंगे कि क्या है उसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो भाई जो हमारे बाल विकास हैं, उनका जो बाल है, उनके कैसे हम केयर करेंगे, उनको क्या एजुकेशन देनी चाहिए, उसकी बात इन्होंने करी थी यहाँ पर। तो इन्होंने बोला कि भाई उनकी फिजिकल, जो उनकी शारीरिक और मानसिक विकास बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका बिल्कुल उसमें होता है, प्रारंभिक जो आपका बचपन होता है उसके अंदर। तो उसके लिए उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात की गई थी। तो इसके लिए उन्होंने कई सारे प्रोग्राम लाए थे इसके अंदर। तो वो कौन कौन से प्रोग्राम थे हमारे, ठीक है। सो सबसे पहला प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोग्राम था चाइल्डहुड डेवलपमेंट का, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ हम इंटीग्रेटेड, अरे 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 कोई बात नहीं, ये हमसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं, यहाँ से लिख देते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड
ये आप सोच रहे होंगे कि मैम इस उसमें ऐसे क्यों पढ़ा रही हैं, क्योंकि ये हमें ना, मुझे इस सीक्वेंस में और इसमें ये कहीं मिला नहीं, एंड मैं चाहती थी कि अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगी तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको नोट्स भी मिलेंगे, दूसरे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे हिंदी के अंदर जो लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले ये सबसे लार्जेस्ट जो आई थी, सबसे बड़ी जो मैं कह सकती हूँ पॉलिसी आई थी इसके अंडर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर ये आई थी हमारी 19 नवंबर 1985 में। तो इन्होंने बोला था कि भाई एक पूरा की इम्यून कैसे करें, ठीक है, कि उन्हें सारी वैक्सीन लग रही है नहीं लग रही, ठीक है। तो उनका ये सबसे बड़ा प्रोग्राम था। फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आए थे, ठीक है। उन्होंने बालवाड़ीज और डे केयर सेंटर्स बनाए थे। बालवाड़ी क्या होते थे कि भाई अगर कोई जैसे सरकारी वो है एम्प्लॉय, तो वो जा सकता है और अपने बच्चों को वहाँ छोड़ सकता है, फीमेल्स भी, ठीक है। तो फीमेल एजुकेशन के बारे में बात करी थी इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट सर्विस आ गया हमारा, और बालवाड़ीज की बात हुई थी। बालवाड़ीज यानी कि हमारे डे केयर सेंटर्स, बच्चों के लिए जो होते हैं, ठीक है। और कि जो मदर्स वर्किंग है उनके बच्चों को भी अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। और किसके बारे में बात करी थी, वॉलेंट्री बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आ गए थे हमारे यहाँ पर, ठीक है। फिर आ गया भाई हमारी प्री प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है। प्राइमरी स्कूल्स तो थे LKG UKG, प्री प्राइमरी स्कूल्स आ गए यानी कि प्ले वगैरह, ठीक है। प्री प्राइमरी स्कूल्स आ गए, ठीक है। तो इसके अंदर ये कौन ऑपरेट करता था, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एजेंसीज ये ऑपरेट करते थे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ये सब इसको हैंडल करते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्री प्राइमरी जो हो गए। फिर हो गए मेंटल एंड चाइल्ड केयर हेल्थ सर्विसेज भी दी थी उन्होंने, कि भाई उनका जो मेंटल वो स्थिति है वो भी वो डेवलप कर सके, मानसिक रूप से भी वो डेवलप हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने किसकी बात करी थी, हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन की, ठीक है, जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा होती है, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करी थी। नेक्स्ट इन्होंने किसकी बात करी थी, हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन में इन्होंने कहा कि जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, कंपलसरी, वही टारगेट था हमारा कि प्रोवाइड करना है सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कब 14 साल के वर्षों तक। दूसरा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, जिसके अंदर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर क्या था कि हमें स्कूल की जो सुविधाएं हैं उनमें सुधार लाना है, यानी कि क्लासरूम बनाने हैं, हमारे यहाँ पे टॉयलेट होने चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए पीने वाला, जो टीचिंग एड्स हैं वो भी इसके अंदर आए थे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले तो हमने वही बात कर ली कि भाई एजुकेशन टारगेट पूरा करना था, कंपलसरी एजुकेशन का टारगेट पूरा करना था हमें, ठीक है। टारगेट जो हमारा था कि 14 साल के वर्ष तक खत्म, इनको फ्री एंड वो मिलनी चाहिए। दूसरा जो मेन था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये बहुत बार पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये कब आया था, किसके अंडर आया था। ये तो ये कौन सी पॉलिसी में आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंदर आया था, ठीक है। जिसके अंदर हमने किसकी बात करी थी, स्कूल फैसिलिटीज की बात करी थी यहाँ पर, ठीक है, कि भाई हमें अच्छा वो मिलना चाहिए, मतलब कि जो हमारी स्कूल की सुविधाएं हैं उनमें सुधार लाना था, ठीक है। कि हमारी कक्षाएं कैसी है, हमारे टॉयलेट शौचालय हो गए, पीने का पानी हो गया, हमारे जो शिक्षण के जो सहायक उपकरण टीचिंग एड्स हो गए वो। फिर तीसरी क्या बात करी थी इन्होंने, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन की इन्होंने यहाँ पर बात करी थी कि भाई आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन भी, ठीक है, कि जो भाई गर्ल्स हैं या वर्किंग चिल्ड्रन है उनको फ्लेक्सिबल टाइमिंग दे दी, कभी भी आप कर सको, ठीक है। कि ये नहीं है कि आपको फॉर्मल एजुकेशन ही लेनी है स्कूल में आके, नहीं,
आप कभी भी ले सकते हो, सुबह सुबह आके ले सकते हो, शाम के टाइम ले सकते हो। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के भी इन्होंने माध्यम के बारे में बात करी थी। फिर आ गया एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद आ गया हमारा सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन, इसके बारे में क्या बात करी इन्होंने जी? सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में क्या बात करी कि भाई एम्फेसिस किस पे लाया इन्होंने? करिकुलम के अंदर बहुत सारे पाठ्यक्रम में इन्होंने सुधार लाए। ठीक है, कैसे सुधार लाए? 3 चीजों के ऊपर इन्होंने जोर दिया। कौन सी 3 चीजें थी? साइंस, ठीक है, हमारा विज्ञान, हमारी मैथमेटिक्स गणित, और हमारी व्यावसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, तो ये क्या करिकुलम रिफॉर्म्स आए हमारे? करिकुलम को किस हिसाब से इन्होंने चेंज किया? ठीक है, 3 हिसाब से चेंज किया करिकुलम को इन्होंने। एजुकेशन के हिसाब से चेंज किया, और किस हिसाब से चेंज किया? एजुकेशन के हिसाब से चेंज किया हमारा और वोकेशनल स्टडीज, सॉरी साइंस एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, वोकेशनल स्टडीज एंड हमारा मैथमेटिक्स। ये इन्होंने बेसिक बताया कि ये इसका बेसिस रहेगा। और अगर आपको याद हो इसी दौरान क्या आए थे, हमने पढ़ा है नवोदय विद्यालय। ठीक है, नवोदय विद्यालय, ये हमने पढ़े हैं, विद्यालय जो हमने पढ़े थे। ठीक है, ये क्या होता है? सब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि नवोदय विद्यालयवास क्या होता है। ये हमने पढ़ा है कि किस लिए था, कौन सी चीजों के लिए था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने किसके बारे में? वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात करी कि वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाना है। एक सीनियर जो हमारे सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है उसको हमने सुधार लाना है, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हायर एजुकेशन की बात। क्या करी थी इसने यहाँ पर? हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में क्या बात करी थी इन्होंने? हायर एजुकेशन में इन्होंने बोला था कि भाई हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। ग्रेटर ऑटोनॉमी किसे दे दी थी इन्होंने? ग्रेटर वो इन्होंने दे दी थी इग्नू वगैरह को, नहीं इग्नू तो ओपन यूनिवर्सिटीज में आ गया था, उनको दे दिया था इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, कि आप जो करना है वो कर सकते हो। रिसर्च के ऊपर, अनुसंधान के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा वो किया था। विकास को अनुसंधान से जोड़कर इन्होंने कहा कि अनुसंधान का बढ़ावा देना है, तो इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। और क्वालिटी की मेंटेनेंस के लिए कौन लाए थे? ये नैक लाए थे क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट्स के लिए। ठीक है, सो नैक कब आया था? 1994 में आया था। किसके तहत आया था? एनईपी 1986 के अंडर आया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट इन्होंने किसके बारे में बात करी थी? हमारी ओपन यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बात करी थी। डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग स्कूल्स, कि अगर कोई बात नहीं आप दूर रहते हैं, आप रोज नहीं आ सकते, तो आपके लिए ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस एजुकेशन हमने दिया है। इन्होंने सबसे पहले तो इग्नू खोला। ठीक है, इंदिरा गांधी वाला इग्नू खोला कि ठीक है आप कर सकते हैं, इसके अंडर आप आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।